जी, तो हम ना लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस पे पहुंच गए थे, लेकिन एक चीज मैं अभी पास्ट पेपर्स को देख रहा था, तो एक एक्चुअली सोर्स तो नोन ही है वो, लेकिन चूंकि क्वेश्चन आया हुआ तो बाद का बच्चे परेशान हो रहे थे, ये पता नहीं क्या दे दिया। तो मैंने ऐड कर दिया, और आपको भी जब अपडेटेड नोट्स दूंगा ना एंड पे, तो ओके। वो उसमें शामिल होगा। ओके। तो वो है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में, ये नीचे करके है। तो जो कि बुक वगैरह में भी नहीं है, लेकिन चूंकि कोई पासवर्ड में आता है तो मेरे नोट्स में भी मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। तो वो है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का तो आपको पता ही है क्या होता है। और वो इंटरनल क्यों है? क्योंकि वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल जो बिजनेस अपने पास रखता है, ताकि वो डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं उसको मीट कर सके, तो उसके लिए इस्तेमाल करता है। और ये एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है, अगर हम देखें तो। वो एक्चुअली यहाँ पर है, मैं यहाँ पे देख रहा था ये। तो ये है वर्किंग कैपिटल। तो अब ये सवाल क्या है, पेपर में सवाल भी आया हुआ, तो मैंने कहा इसको भी हम देख लें कि अगर वर्किंग कैपिटल को एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस इस्तेमाल किया जाए, मतलब सोर्स ऑफ फाइनेंस वो होता नहीं है अपने बाकी एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। वर्किंग कैपिटल तो होता है डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आपको हर वक्त कैश चाहिए होता है। तो वो कह रहे हैं अगर इसको आप किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल करें, तो उससे नुकसान क्या होगा कि नो फाइनेंशियल कॉस्ट। फायदा तो ये है, सॉरी, कि आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना है इसके ऊपर। जाहिर है आपका अपना पैसा है, आपका कोई एक्सपेंस नहीं पड़ रहा, आपको प्रॉफिट कम नहीं हो रहा। दूसरा, ये इमीडिएटली अवेलेबल है। जाहिर बात है बिजनेस के पास ऑलरेडी ये अवेलेबल था कि डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडी कैश में पड़ा हुआ है। लेकिन नुकसान ये है कि अगर आप इससे कोई और एक्सपेंसेस मीट करेंगे, तो जो डेली एक्सपेंसेस है उनको मीट करने के लिए आपके पास हो सकता है सफिशिएंट कैपिटल या कैश अवेलेबल ना हो। और ये बहुत खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि अगर बिजनेस के पास डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए कैश नहीं है, तो चाहे बिजनेस प्रॉफिट पे ही चल रहा हो, बिजनेस क्लोज डाउन हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि भाई अगर आप वेजेस नहीं देंगे वर्कर्स को, सप्लायर को रॉ मटेरियल के पैसे नहीं देंगे, आप रेंट नहीं देंगे बिल्डिंग का जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप यूटिलिटी बिल्स अदा नहीं करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी, और बिजनेस अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर सकेगा, और इवेंचुअली क्लोज डाउन हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू इसमें आ सकता है, वर्किंग कैपिटल को अगर यूज किया जाए दूसरे एक्सपेंसेस के लिए। अच्छा, वैसे भी वर्किंग कैपिटल जो है वो एक शॉर्ट इंटरनल फाइनेंस है, और ये शॉर्ट टर्म है। सर एक जैसे अगर बिजनेस है और उसके पास मशीनरी पड़ी हुई है और उनका लाइक लार्ज स्केल है, मगर उनके अब जो है 2 3 मशीन्स जो है वो यूज में नहीं आ रही, तो अगर वो वही मशीन्स को रेंट पे दे देते हैं, तो वो भी एक सोर्स हो गया जिससे उनको इनकम आ रही है। मशीन्स उनकी हैं बट वो रेंट पे दे रहे हैं, तो वो कुछ में आएगा। अगर मशीन जो है वो उनके पास पड़ी हुई है और वो उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, और वो किसी और को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे, और वहां से उनको अगर रेंट आना शुरू हो जाए, रेंट आना शुरू हो गया। हाँ, तो आपको एक इनकम तो आएगी, लेकिन उससे आप एक्सपेंस, आपके लिए वो एक रेवेन्यू जरूर है, लेकिन उससे आप अपने कौन से एक्सपेंसेस मीट करोगे? रेंट तो आता है हर मंथ, और वो भी एक सर्टेन अमाउंट ही होती है, हम्म। तो उससे आपके कोई एक्सपेंसेस मीट करना मुमकिन नहीं होगा। हाँ, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू के तौर पे आपके पास इनकम एक आ रही है, ठीक है, लेकिन रेंटल इनकम से कोई बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम तो जरूर है वो, सोर्स ऑफ वो फाइनेंस भी है, इंटरनल होगी कि को एक्सटर्नल? बहुत बड़ा आप एक्सपेंसिव नहीं कर सकते इससे। और वो चूंकि आपने इंटरनली है, क्योंकि आपने अपने मशीन्स को जो है ना वो रेंट पे दिया हुआ है, तो वो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में ही आएगा। और उसके से भी आप शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब ये कि एक लिमिट तक ही आप किसी एक्सपेंसेस को मीट करना चाहें तो कर सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में भी इसको ऐड किया है, और मैंने इसको इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में भी ऐड कर दिया है कि ये दोनों में आ सकता है। तो जो आप कह रहे हो वो रेंटल इनकम, ज्यादा इनकम तो है, वो भी आ सकता है। और पेपर में कोई वजह नहीं है कि वो ना दें, वो दे सकती हैं हर चीज उन्होंने। ये नहीं है कि सिलेबस में से देनी है, सिलेबस से मिलती जुलती कोई और चीज भी दे सकते हैं, जिस तरह आपके ज़हन में आई है बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं वापस जी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर। तो ये है हमारे पास, और लॉन्ग टर्म में हमने कहा था कि 10 साल से ज्यादा के लिए आपको फाइनेंस अवेलेबल होता है।
और इससे आप लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, वो लार्ज अमाउंट आप जनरेट कर सकते हैं और फाइनेंस कर सकते हैं बड़े एक्सपेंसेस को। तो क्योंकि 10 साल से ज़्यादा के लिए आपके पास है, और इसमें अमाउंट भी बड़ी आती है, अमाउंट भी ज़्यादा आती है, और पे भी आपको 10 साल की बात करनी है। जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स हैं, ये तो वैसे ही परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, 10 साल के बाद देने हैं। डिबेंचर्स या बॉन्ड्स हैं, वो भी 10 साल बाद देने। ये चूंकि पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इनके फायदे नुकसान हम नहीं देख रहे। लेकिन ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस में भी आते हैं, और ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में भी आते हैं। सर अगर किसी बंदे ने किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह बॉन्ड्स वगैरह लिए हुए हैं, और अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और कंपनी का मतलब पैसा है ही नहीं, कर्जे में डूबी हुई है, तो अब क्या होगा? बस वो शेयर्स खत्म हो जाया। अगर किसी बंदे ने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं और कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, और कंपनी के पास पैसे नहीं है, मतलब सब कुछ बेच के भी कंपनी ने मुश्किल से अपने जो कर्जे थे, जो डेट्स थे, जो लाइबिलिटीज थी, वो पे किए, और अब कुछ नहीं बचा, तो शेयर होल्डर्स का वो पैसा डूब गया, उनको कुछ नहीं मिलने वाला अब। और कंपनी बंद हो गई है, तो जो शेयर उनके पास हैं उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक बंद हुई हुई कंपनी के शेयर कोई नहीं खरीदता, सीधी बात है। अच्छा, अब आगे आ गया वेंचर कैपिटल। ये भी एक टर्म अच्छी है, मॉडर्न टर्म्स में थे इस है ये, और सोर्स ऑफ फाइनेंस के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। वेंचर कैपिटल आप ऐसे कह लें कि इसमें अगर कोई बिजनेस जो है ना, एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कि स्टार्टअप बिजनेस, मैं एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्टार्टअप बिजनेस क्या होता है? मतलब स्टार्टअप बिजनेस ये नहीं कि कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है, मतलब है तो यही कि एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसको स्टार्टअप क्यों बोलते हैं? स्टार्टअप बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसका ग्रेट पोटेंशियल होता है टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन उसका पीछे कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से उसको ट्रेडिशनल वे में, जैसे कि बैंक्स हैं, उनसे लोन्स नहीं मिलते। तो फिर वो ढूंढते हैं कोई ऐसे बंदे जो स्टिल उनके इस बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हों और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हों। तो उनको फिर वो एक छोटा बिजनेस जो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पोटेंशियल बहुत है उसका, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने का, तो उसको चूंकि आसानी से नहीं मिलता, तो फिर वो ढूंढते हैं वो बंदे जो ऑलरेडी ढूंढ रहे होते हैं ऐसे बिजनेसेस को जहां हम इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट कमाएं। लेकिन अब बैंक्स क्यों नहीं देते? क्योंकि बैंक्स को ये रिस्की लगता है, पीछे कोई उनके रिकॉर्ड पास नहीं है। रिकॉर्ड नहीं है कि बिजनेस कामयाब होगा नहीं होगा, एंटायरली न्यू बिजनेस है। लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी बिजनेसेस कर रहे हैं, ठीक है, उनका बहुत ज्यादा तजर्बा है, तो वो, और वो कहते हैं जी अब हमने अपना नया बिजनेस नहीं खोलना, हमने जितना एक्सपैंड करना था, हमने जो अचीव करना था कर लिया, अब हम दूसरों के आइडियाज पर इन्वेस्ट करेंगे, ना कि अपने आइडियाज करेंगे। मतलब काम भी उसका, आइडिया भी उसका, ये क्या करेंगे? सिर्फ पैसे लगाएंगे। तो ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये बड़े बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं, और ये जो है ना, ये बहुत से सीजन भी चलते हैं। जैसे इंडिया में शार्क टैंक के नाम से एक प्रोग्राम आता है, और वो उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट बैठे होते हैं। इसी तरह से यूके के अंदर ड्रैगन्स डन के नाम से एक प्रोग्राम आता है, अगर आप सर्च करो यूट्यूब पे तो आपको नजर आएंगे। तो उसमें यही होता है कि उसमें लोग जो है वो अपने नए नए आइडियाज लेके अपने स्टार्टअप बिजनेस के साथ आते हैं कि जी हमने स्टार्ट किया, लेकिन हमसे अब मजीद फाइनेंस ना होने की वजह से आगे रन नहीं हो पा रहा, और ट्रेडिशनल वे से लोन मिल नहीं रहा। तो वो वहां आके अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो वहां कुछ 4 5 6 जो है ना, वो टॉप के जो बिजनेसमैन होते हैं, जिन्हें बिजनेस टाइकून बोलते हैं, वो बैठे होते हैं, एंड दे हैव प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस जज करने के लिए कि यह जो बंदा है, ये जो आइडिया सेल कर रहा है, वेदर इट इज वर्केबल और नॉट, वेदर इट वुड बी सक्सेसफुल और नॉट। और वो उससे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जी आप बताएं आपकी मार्केटिंग मिक्स क्या होगा, आप के फाइनेंशियल टारगेट्स क्या हैं, आप कितना फाइनेंस चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, जस्टिफाई करें कि आपको कैपिटल कितना चाहिए। इवेंचुअली अगर उनको वो आइडिया पसंद आता है, तो फिर वो ये कहते हैं कि हम जी 50% लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें 50% प्रॉफिट चाहिए, या हम 20% लगाने के लिए तैयार हैं, हमें 20% प्रॉफिट चाहिए, या वट एवर इज द परसेंटेज जो वो चाह रहे हैं। तो वो आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं। तो अगर तो मैं प्रोग्राम की बात करूँ, तो अगर तो उन्हें पसंद आ जाए कि अच्छा यार ये 20% प्रॉफिट मांग रहे हैं, दे देते हैं। लेकिन जहां उन्हें लगता है कि यार आइडिया हमारा, मेहनत हमारी, और ये 50% शेयर मांग रहे हैं प्रॉफिट में, माना कि बड़ी अमाउंट दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हम नहीं करेंगे। तो वो प्रोग्राम में कई दफा उन लोगों को पसंद नहीं आता, ऑफर पसंद नहीं आती, और बाद अकात वो जो बिजनेस टाइकून बैठे होते हैं उनको उनका आइडिया पसंद नहीं आता। एनीवे, तो इस तरह ये जो, लेकिन वो जो इन्वेस्ट करेंगे फाइनली, और बाद का डील डन हो जाती है दोनों की, तो फिर वो वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू आपको फाइनेंसिंग हुई है। वो कोई शेयर नहीं है, कोई उन्होंने मैनेजमेंट में रोल प्ले नहीं करना। हाँ ये जरूर है कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो कि एक्सपीरियंस्ड होते हैं बहुत ज्यादा व्हेन इट कम्स टू रनिंग अ बिजनेस, तो वो आपको सजेशन दे सकती हैं।
कि आपको क्या करना चाहिए है, लेकिन फाइनेंस देने के बाद आके आपने मैनेजमेंट और प्लानिंग वगैरह सारे आपने करनी है, लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस वो जरूर दे सकती हैं आपको। तो ये है वेंचर कैपिटल कैपिटल। अच्छा। सर जैसे एक कंपनी है जो माइक्रो टेक्नोलॉजी और मेडिकल इक्विपमेंट बना रही है। हम्म अब बैंक को समझ नहीं आएगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका विजन कॉन्सेप्ट नहीं है। बट जो इंडस्ट्री में बैठा है हम्म, उसको समझ आएगा कि ये एक नई चीज है बिल्कुल और सही। ये आगे जा सकती है। हम्म तो वो जो इंडस्ट्री में बैठा है वो कहेगा अच्छा बैंक नहीं पैसा दे रहा, मैं दे देता हूँ। हम्म बट मुझे आपके बिजनेस में से इतना परसेंट जो है प्रॉफिट चाहिए, हम्म क्योंकि उसको पता होगा कि अच्छा ये चल सकता है कि नहीं चल सकता। हम्म। लेकिन ठीक है उसमें ना। ग्रेट अमाउंट ऑफ रिस्क है, जहां पे पोटेंशियल है टू अर्न ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, वहां रिस्क भी उतना ही है, हम्म, क्योंकि आइडिया नया है। तो वो आपको, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, हम्म, क्योंकि वो बिग रिस्क टेकर होते हैं, और इतने रिस्क ले लेकर ही यहाँ तक पहुंचे होते हैं वो। तो बैंक्स या ऑर्डिनरी वे जो फाइनेंसिंग के हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकते, वो नहीं करते ये काम। अच्छा, अब ये है कि उसमें उसमें कोई आपको रीपेमेंट शेड्यूल नहीं चाहिए होता कि आपने फॉलो करना है कि आपको इतने पैसे उनको वापस करने हैं। भाई जब बिजनेस चलेगा, प्रॉफिट होगा, तो तब आपने देना है। तो उस लिहाज से आप थोड़े रिलीव्ड महसूस करती हैं कि बिजनेस को, कि यार प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं देंगे, बिजनेस नहीं चला। ठीक है ना जी। तो इस तरह हो सकता है। और मैंने जहाँ बताया कि ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं आपको, तो ये भी एक फायदा है। ये बोल्ड में मैंने लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली हाईलाइट कर रहे हैं उनके फीचर्स, और ये कि उनके अगर कोई एडवांटेजेस हैं तो वो भी मैंने साथ ही आपको बताया मैं इस सोर्स ऑफ फाइनेंस की। अच्छा, और मैंने लिख दिया नीचे कि बोल्ड जो किया हुआ है वो उसके एक्चुअली एडवांटेजेस हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने इसलिए एक आंसर के तौर पे इसको बना कर दिया हुआ है। अच्छा, आगे आ गया, ये भी एक अच्छी टर्म है, क्राउड फंडिंग। अब नाम से मुझे नजर आ रहा है कि क्राउड से मुराद होता क्या है। क्राउड से मुराद है अननोन पीपल। ठीक है, दोज पीपल हु डू नॉट रिलेट टू यू, आपके कोई रिश्तेदार नहीं है, जानने वाले नहीं है, यू आर नॉट फेमिलियर विद देम। तो क्राउड उसको बोलते हैं। क्राउड फंडिंग का मतलब है कि आप ऐसे लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जिनको आप नहीं जानते। अब सवाल ये है कि वो लोग आपको क्यों देंगे, और आप उनको कैसे अप्रोच करेंगे। उसके लिए होता है कि देर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स विच आर अवेलेबल, जहां पर जाके आप अपना आइडिया को फ्लोट कर सकते हैं, अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और बता सकते हैं कि हमें इतना फाइनेंस चाहिए। क्राउड फंडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस तो जरूर जनरेट होता है, बट एवरी सिंगल इंडिविजुअल जो उसमें इन्वेस्ट करता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट जनरेट करता है, कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड बाय ईच इंडिविजुअल, लेकिन क्योंकि वो होते लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल हैं, तो मगर मैं ऐसे कहूं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंस इज जनरेटेड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो वो एक्चुअली अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। अच्छा, उसके लिए चूंकि एक प्लेटफॉर्म होता है, तो वो लोग जो ऑफ कोर्स आपको जानते नहीं है, तो वो उनको ये गारंटी कौन देता है, उनको वो प्लेटफॉर्म गारंटी देता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गो फंड फंड मी एक वेबसाइट है, किक स्टार्टर एक वेबसाइट है। तो आपको उस पर रजिस्टर होना पड़ता है। आप रजिस्टर्ड होते हैं, अपने सारे पर्टिकुलर उनको जमा करवाते हैं, तो वो बैंक वो साइट गारंटी देती है कि यार ये एक इस साइट के क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, और ये एक मानी हुई वेल नोन वेबसाइट है, तो यहाँ धोखा नहीं हो सकता। और जो भी आइडिया फ्लोट कर रहा है वो, ये वेबसाइट उसको जानती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए। तो लोग जो है ना, फिर वो आसानी से उस वेबसाइट के थ्रू जो है वो जो है वो जो जो इन्वेस्टमेंट उन्हें करनी है, इफ दे लाइक द आइडिया, तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत ही यूजफुल क्यों है, क्योंकि ये चीपर है, आपको कुछ करना ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ ऑन दैट वेबसाइट। ठीक है, और जहां पर आपको बैंक नहीं लोन देता, या ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से नहीं लोन मिलता, क्योंकि आपके पास भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड अगर नहीं है, ये भी तरीका है, ये वो उसी तरह। ठीक है ना। तो अगर आपका स्टार्टअप बिजनेस है, नया आइडिया है, तो क्राउड फंडिंग भी इस्तेमाल, जहां वेंचर कैपिटल इस्तेमाल होता है वहां क्राउड फंडिंग भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ा फायदा है कि आपको रिस्पांस पहले ही पता चल जाती है, वेदर दिस आइडिया इज गोइंग टू वर्क और नॉट। वो किस तरह से, जब आपने आइडिया फ्लोट किया, तो लोग जो हैं वो तैयार हैं आपके आइडिया पे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर तो तैयार हैं, इसका मतलब आपका आइडिया, वो लोग भी देख रहे हैं ना कि यार ये आइडिया लग रहा है अच्छा है। तो अगर आपको फंड मिल रहे हैं जो आपको चाहिए, तो इसका मतलब है ये आइडिया काम करेगा। और अगर फंड नहीं मिल रहे, क्योंकि एक बंदा गलत डिसीजन ले सकता है, लेकिन जब इतने सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब है उन सब मतलब का कोई लॉजिकल भी तो होगा ना। लॉजिकल होगा, और वो भी समझ रहे हैं, लाइक माइंडेड है, कि यार इसका मतलब है दिस आइडिया कैन वर्क। इतने लोग जो एग्री कर रहे हैं मेरे इस आइडिया से, और वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम इसको, आपको पहले ही आइडिया हो जाता है। और अगर वो
उतनी फाइनेंस जनरेट नहीं होता, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये मुझे लग रहा था कि ये कामयाब होगा, लेकिन चूंकि लोगों ने फंड नहीं किया, इसका मतलब है इसने कामयाब होना भी नहीं था। तो आप बहुत बड़े लॉस से बच जाते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और बाद में पता चलता आफ्टर गेटिंग द रिस्पॉन्स कि यार वो नहीं बात बनी, वो रिस्पॉन्स आपको पहले मिल जाता है बिफोर यू स्टार्ट योर बिजनेस। तो एक बहुत बड़ा आपको ये फायदा ही। अच्छा, फिर एंटरप्रेन्योर्स ओन मनी इज नॉट एट रिस्क। अपना पैसा तो वो लगाते ही नहीं है, वो तो पब्लिक का पैसा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात, फाइनेंस बहुत ज्यादा रेज आपको हो जाती है, और जल्दी भी हो जाती है अगर आइडिया अच्छा है, क्योंकि ये वेबसाइट्स तो ऑटोमेटिकली पहले ही जो है वो आपके सर्च इंजन पे भी होती हैं, और लोगों को भी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इसको सर्च करते रहते हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप नए आइडियाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक और चीज कि आप इसको मार्केटिंग टूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। जब वेबसाइट पे आपका आइडिया फ्लोट होगा, तो जो लोग इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे वैसे ही देख रहे हैं कि देखिए यार कौन से नए आइडियाज आ रहे हैं, तो कंज्यूमर भी आपके उस आइडिया को समझ लेते हैं, और इट माइट बी स्प्रेड कि यार ये एक नई कंपनी आ रही है एक नई आइडिया के साथ। तो आपकी मार्केटिंग या फ्री प्रमोशन भी ऑटोमेटिकली हो रही होती है कि आपने उस आइडिया को अभी इंप्लीमेंट नहीं किया, लेकिन लोगों को पहले ही पता चल गया है कि कुछ नया आ रहा है, या ये बिजनेस कुछ नया लेकर आ रहा है। तो ये एक क्राउड फंडिंग में आप कर सकते हैं। अच्छा, और मैंने ये जो बोल्ड वर्ड्स लिखे हैं वो एडवांटेजेस हैं। इसमें भी चूंकि सवाल पेपर में आया हुआ है, तो मैंने इसलिए इसको इस तरह से लिख दिया है। तो इजी है, भी क्राउड फंडिंग में कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब आ गया हमारे पास ये सवाल, काफी दफा मैंने देखा है, खासतौर पर P2 में, वो जब आप सोर्स ऑफ फाइनेंस चूज करने लगते हैं कि इंटरनल या एक्सटर्नल या शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, वो कौन से फैक्टर्स है जिनको कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर में नजर आ रहा है वो है पर्पस एंड टाइम पीरियड, यानी कि आपका मकसद क्या है। यानी कि अगर तो आपका पर्पस है कि हमने टेक ओवर करना है, एक्सपेंशन करनी है, तो आपको बड़ी अमाउंट चाहिए। और फिर आप या ज्यादा जल्दी चाहिए और होती है। ज्यादा चाहिए, तो फिर आप या तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को इस्तेमाल करेंगे या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर आपको आपको लगता है कि जी हमें तो इशू आ रहा है आपके लो वर्किंग कैपिटल का, तो आप फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंस, यानी कि आपको वर्किंग कैपिटल का जब इशू आता है, तो अमाउंट थोड़ी होती चाहिए होती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए चाहिए होती है। तो आप उसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस, जिसमें थोड़ी सी अमाउंट आपको इमीडिएटली मिल जाए, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। तो फिर दूसरा टाइम पीरियड भी है, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए चाहिए या कम टाइम पीरियड के लिए। अगर आपको थोड़े टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अमाउंट नीडेड, वही अगर बड़ी अमाउंट चाहिए तो ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म या मीडियम से उतनी टर्म से उतनी बड़ी अमाउंट नहीं आती, फिर आपको लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ताकि आप, वजह ये है कि ताकि एक तो अमाउंट बड़ी है, और आपको वापस भी जल्दी ना करनी पड़े, आप आराम से, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन होता है, आप आराम से उसको इंस्टॉलमेंट्स में वापस करेंगे। अच्छा, इसी तरह स्टेटस एंड साइज, कंपनी के स्टेटस एंड साइज में, अगर बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनी जो है वो लार्ज लॉन्ग टर्म फाइनेंस की तरफ जा सकती है, क्योंकि उसे लॉन्ग टर्म लोन मिल जाएगा। क्यों? बड़ी कंपनी के पास एनफ सिक्योरिटी होती है जमा करवाने के लिए, तो बैंक भी उसको लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस दे देता है बड़ी अमाउंट, क्योंकि सिक्योरिटी ज्यादा है तो अमाउंट भी बड़ी दे सकते हैं, और लॉन्ग लंबे अरसे के लिए दे सकते हैं। आपको पता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस ज्यादा रिस्की होता है बैंक से लिए। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का पता है 6 महीने में, साल में, 2 साल में वापस मिल जाने। लॉन्ग टर्म अगर 10 साल का है, पता नहीं हालात क्या होते हैं, और क्या आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए, और अगर वो सिक्योरिटी आपको जमा करवा देते हैं, जिसे कोलेटरल भी बोलते हैं, तो फिर वो आपको आसानी से लोन मिल सकता है। स्टेटस पे भी डिपेंड करता है क्या, कि वो सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड कंपनी है। अगर तो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप है, तो ऑफकोर्स जैसे हमने पहले बात की है कि उनके पास इशू ऑफ शेयर्स की या डिबेंचर्स की ऑप्शन नहीं होती। इसी तरह अगर वो लिमिटेड कंपनीज है, तो उनके पास ओनर सेविंग्स की ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि लिमिटेड कंपनीज में ओनर्स कभी भी अपना पर्सनल जो पोजीशन है या एसेट्स हैं या सेविंग्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पर वो होता है इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, ओनर और बिजनेस सेपरेट है। तो ओनर कहता है भाई हम क्यों बिजनेस एक ही लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए अपना पर्सनल जो है ना वो प्रॉपर्टी या पर्सनल सेविंग्स को यूज करें, वो नहीं करेंगे ना। अच्छा, फिर कंट्रोल है। अगर ओनर्स क्या चाह रहे हैं, ओनर्स चाहते हैं कि कंट्रोल ना जाए। जैसे कि आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आप उसके शेयर होल्डर भी हैं, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपके पास 60% शेयर हैं। तो जब आप एनुअल जनरल मीटिंग में अपने आप को वोट देते हैं, तो आप ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं, और कोई आपको हटा नहीं सकता। तो अब आपको लग रहा है कि यार अगर हम ज्यादा शेयर इशू करेंगे, तो शेयर होल्डर ज्यादा आ जाएंगे, और फिर शायद आप
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना बन सकें और कंट्रोल आपसे चला जाएगा। ओनरशिप रहेगी लेकिन कंट्रोल चला जाएगा। आप ये नहीं चाहते, कंपनी आपने स्टार्ट की है, आप कहते हैं डिसीजन मेकिंग आप ही लेते रहे, तो फिर आप कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे? इश्यू ऑफ शेयर्स का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप फिर अगर आपको ज्यादा बड़ी अमाउंट चाहिए तो आप डिवेंचर की तरफ जा सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म लोन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इश्यू ऑफ शेयर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, इसी तरह रिस्क एंड गेनिंग, ये भी हमने बात की थी कि अगर आपको ये लगता है कि बिजनेस ऑलरेडी गेयर्ड है, यानी कि बिजनेस का ऑलमोस्ट 45% जो कैपिटल है वो आपने लोन से उठाया हुआ है, तो अगर आपने मजीद और लोन लिया या डिवेंचर इशू किए या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस इस्तेमाल किया, तो आपका जो ये कैपिटल है उसका 50% या उससे ज़्यादा आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन से या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस से, जो कि बहुत रिस्की है, क्योंकि 50% या उससे ज़्यादा का कैपिटल अगर आपका अपना ही नहीं है तो बिजनेस तो फिर दाव पे लगा हुआ है, क्योंकि वो आपको अगर वापस करना पड़ेगा जब, तो आपका आधा पैसा कैपिटल निकल गया तो बिजनेस को कैसे रन करोगे, कैसे फाइनेंस करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए ये देखना है, अगर किसी बिजनेस का सिर्फ इसलिए हम कहते हैं, इसको बोलते हैं गेयरिंग। गेयरिंग अगर 20% है, कैपिटल का 20% बाहर से लिया हुआ है एक्सटर्नल सोर्स से, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर तो आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सटर्नल एक्सटर्नल सोर्स वाला। और अगर 40 या 50 के करीब पहुंचा हुआ है तो फिर आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप फिर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह कॉस्ट है, आपको ये देखना है कि वो जो फाइनेंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। अगर आप फर्ज किया इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कहा है कि इंटरेस्ट ज्यादा होगा, बैंक्स ज्यादा चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट, तो आप फिर लोन वाला ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उससे अमाउंट तो बड़ी आ जाएगी लेकिन आपको जो वापस करनी होगी अमाउंट वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपको उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो ये आपको फिर देखना होता है, और अगर इंटरेस्ट कम है तो फिर आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस पर्टिकुलरली जो लोन है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस केस में। अच्छा, इसी तरह आ गया फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको एक अमाउंट चाहिए बस एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए, तो फिर तो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म लोन अगर आप ले रहे हैं, ठीक है जी, 10 साल के लिए मिल गया, आसानी से इस्तेमाल करना है और इतनी देर के बाद वापस करना है। लेकिन अगर आपको एक अमाउंट चाहिए जो आप चाह रहे हैं कि चेंज भी हो सकती है, मतलब और कम अरसे के लिए चाहिए, जैसे एग्जांपल है कि आपको हर महीने कभी ना कभी या हर 2-3 महीने बाद कभी ना कभी कोई फाइनेंस का इशू आ जाता है, कभी सप्लायर को पैसे देने होते हैं अर्जेंटली, कभी वेजेस जो है ना वो डिले हो रही होती है तो वो आपको देना है, तो ये आपको, तो ये अमाउंट भी वेरी कर रही है, कभी आपको $10,000 चाहिए, कभी $50,000 चाहिए, वेरी कर सकती है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन अमाउंट बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। और आपको वेरी टाइम पीरियड के लिए, कभी हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, कभी महीने के लिए, तो फिर उसके लिए लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस तो इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि उसमें इस तरह से वेरिएशन हो नहीं सकती। और तो उसमें फिर आप शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि उसके अंदर हमारे पास ओवरड्राफ्ट आता है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट जो है वो आप किसी भी टाइम पीरियड के लिए, लेकिन वो होना थोड़ा चाहिए टाइम पीरियड, लोन ले सकते हैं और किसी भी अमाउंट का ले सकते हैं, तो ये भी इसके अंदर आ जाता है। ये फैक्टर्स हैं। और लास्ट चीज जो रह गई, बिजनेस प्लान, वैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बिजनेस अपनी सारी डिटेल्स लिख देता है कि उसके ऑपरेशंस क्या होंगे, वो उसका कैपिटल कहाँ से आएगा, एक्सटर्नल सोर्स से, इंटरनल सोर्स से, उसका मार्केटिंग मिक्स क्या होगा, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन वगैरह वो क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स, तो सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दी जाती है आपको। अच्छा, एक इसके फाइनेंशियल स्टेक होल्डर, ये बात का क्वेश्चन आया था, एक स्टेक होल्डर होता है वो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में, लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेक होल्डर लिखा है, इसमें वो स्टेक होल्डर जो बिजनेस को फंड करते हैं, तो उसमें मैंने आगे लिख दिया वो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो बैंक्स होते हैं, वो क्रेडिटर्स होते हैं। स्टेक होल्डर तो और, बैंक्स भी इंक्लूडेड होंगे फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स जी में? बिल्कुल, क्योंकि स्टेक होल्डर तो और भी हैं, जैसे एम्प्लॉयज हैं, जैसे मैनेजमेंट है, ठीक है, लेकिन वो नहीं आते इसमें क्योंकि वो फंड नहीं कर रहे बिजनेस को किसी भी तरह से। तो ये आपके जहन में, ताकि पता हो फाइनेंशियल स्टेक होल्डर ये होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म।